जय हिंद। मैं आशीष कुमार केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो जैसा कि अध्याय चल रहा है आपका दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय, और इस अध्याय में बहुविकल्पी प्रश्न, आदि लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज का जो अध्याय है आपका नियंत्रण एवं समन्वय का दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, हर एक चैप्टर में, चाहे वो जो प्रक्रम का हो, चाहे वो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का हो, हर एक चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट रखते हैं तो आपके उसके साथ साथ आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके बहुविकल्पी, लघुत्तरी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, आज देखते हैं आगे, जिसमें अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला नंबर आपका है, एक तंत्रिका कोशिका जिसे बोलते हैं न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचना जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि तंत्रिका कोशिका होती क्या है। तंत्रिका कोशिका से पहले आप समझिए समन्वय एवं नियंत्रण। आपसे जैसा कि बताया गया था कि एक ऐसी प्रक्रिया जब शरीर के सभी अंग और अंगतंत्र किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से अंतिम अवस्था तक पूर्ण करते हैं तो उसे कहा जाता है समन्वय। और समन्वय होता है दो प्रकार का, एक तंत्रिका समन्वय, दूसरा रासायनिक समन्वय। जब समन्वय की क्रिया तंत्रिकाओं द्वारा पूर्ण होती है, संपन्न होती है, उसे बोलते हैं तंत्रिका समन्वय। और जब रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय की क्रिया पूर्ण होती है तो उसे बोलते हैं रासायनिक समन्वय। तो उस तंत्रिका समन्वय में पहला नंबर था तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो यह तंत्रिका कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका जिसे कहा जाता है नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका को भैया बोलते हैं नर्व सेल। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से अंगतंत्र बनते हैं, और अंग में शरीर का निर्माण होता है। तो तंत्रिका कोशिका मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को ही बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व सेल कहा जाता है, और जिसकी भैया लंबाई होती है 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं 1 मीटर। और ये नहीं बताया गया था कि कुछ जंतुओं की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 1.5 मीटर तक हो सकती हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और इस तंत्रिका कोशिका की जो इकाई होती है वो होती है आपकी न्यूरॉन। तो यह तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। जैसे जीवन की इकाई कोशिका, अनुवांशिकता की इकाई जीन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान, उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन, वृक्क या उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन होती है। उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, अब ये तंत्रिका कोशिका कि भैया भाग होते हैं मुख्य रूप से 3। पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं साइटॉन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, और तीसरा होता है एक्सॉन। साइटॉन भैया बोलते हैं कोशिका काय, डेंड्रॉन बोलते हैं प्रवर्ध, और एक्सॉन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है। इसकी लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर या लगभग 1 मीटर या 1.5 मीटर तक हो सकती है। तो इस तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। साइटॉन को बोलते हैं कोशिका का, डेंड्रॉन को बोलते हैं प्रवर्ध, एक्सॉन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं।
ये रहा फिगर इसमें, बीच में भी है आपका बीच में केंद्रक होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर गाल्गिकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अन्य कोशिकाएं संचित होते हैं। तो ये भैया भाग रहा कोशिका का साइटन। अब इसमें जो धागेनुमा संरचना है इसे कहा जाता है प्रवर्ध डेंड्रान, और ये वाला भाग जो रहा इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, इसको बोलते हैं साइटन। ये डेंड्रान, और थर्ड नंबर होता है एक्सन। ठीक है, तो पहला नंबर बात करते हैं कोशिकाकार। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग रहे, जिसमें पहला भाग है कोशिकाकार है साइटन। कोशिकाकार की में बात करें तो यह तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, जिसके मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है, और इसके साथ साथ कोशिकाकार के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गिकाय, राइबोसोम ये कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा विकसित भाग कहलाता है साइटन, जिसके अंदर मध्य भाग में केंद्रक और कोशिकाकार के अंदर ही गाल्गिकाय, राइबोसोम ये उपस्थित होते हैं। सेकेंड नंबर है प्रवर्ध, जिसको बोलते हैं डेंड्रान। कोशिकाकार के चारों तरफ एक धागेनुमा संरचना फैली होती है, और इसी धागेनुमा संरचना को बोलते हैं डेंड्रान। कोशिकाकार के चारों तरफ फैली हुई एक धागेनुमा संरचना को बोलते हैं डेंड्रान, और ये धागेनुमा संरचना जब फिर से अन्य शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। कोशिकाकार के अंतिम सिरे पर फैली हुई धागेनुमा संरचना वो प्रवर्ध है, डेंड्रान है, और डेंड्रान पुनः अन्य शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। थर्ड नंबर है तंत्रिकाक्ष, जिसको बोलते हैं एक्सन। जो तंत्रिका कोशिका होती है ये एक सिरे पर, या आप समझ सकते हैं आपका ये पूरा भाग होता है बीच वाला कोशिका का, तो कोशिका का एक सिरे पर अधिक वृद्धि करके एक बेलनाकार संरचना बनाती है, और इस बेलनाकार संरचना को तंत्रिकाक्ष या एक्सन कहते हैं। तो कोशिका का बेलनाकार जो भाग होता है वही है तंत्रिकाक्ष या एक्सन। अब देखिए इसमें होता है, हमने आपसे कहा था एक धागा लीजिए, धागे को तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद उसको बांध दीजिए, तो जहां बांधने के वहां एक ग्रंथि, एक गांठ पड़ जाती है, और उस गांठ को बोलते हैं सिनेप्टिक गांठ या सिनेप्टिक घुंडी। तो ये आप देखिएगा ये वाला जो भाग मिलन बिंदु है ये भाग होता है, इसी को बोलते हैं सिनैप्स। क्वेश्चन में आपसे बताया भी गया था सिनैप्स क्या है, इससे कार्य। सिनैप्स को बोलते हैं अंतर्ग्रथन। दो एक्सन जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक एक्सन ये होता है, दूसरा एक्सन ये है, तो दो एक्सन जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे सिनैप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं, और इनके जुड़ने से एक घुंडी बन जाती है, और उस घुंडी को ही बोलते हैं सिनेप्टिक घुंडी। सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका। और इस तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं टेलोडेंड्रिया। टेलोडेंड्रिया। और इस एक्सन के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, और उस लेयर को कहा जाता है न्यूरिलेमा। एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूरिलेमा परत। ये रहा आपका। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, साइटन, डेंड्रान, एक्सन। सबसे बड़ा और विकसित भाग साइटन। कोशिका के चारों तरफ फैली हुई धागेनुमा संरचना,
बेलराम। कोशिका का एक सिरे पर अत्यधिक वृद्धि कर जाती है और बेलनाकार संरचना बनाती है, जिसे एक्सान कहते हैं। दो एक्सान जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे सिनेप्स अंतर्गठन कहते हैं, और उनके जुड़ने से एक संरचना बन जाती है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक गुंडी, और इसके चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियम परत, और तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, पिलोडेंडिया। मुझे इसके कार्य पूछा, ये रहा तंत्रिका कोशिका की संरचना, और इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका का कार्य मुख्य होता है कि यह संवेदना एवं प्रेरणा, यह संवेदना एवं प्रेरणा का संवहन करती है। संवेदना और प्रेरणा का संवहन किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। ये भैया रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्रमुख भागों एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये नोट कर लीजिए, इसको हटाते हैं फिर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, मस्तिष्क। मस्तिष्क की बात करें तो यह इस मस्तिष्क का को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन। मस्तिष्क, ब्रेन, यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग है, और मानव जो होता है वो अन्य जीवधारियों की अपेक्षा में ब्रेन ज्यादा विकसित होने के कारण इसे एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि मनुष्य का जो सेरिब्रम होता है सबसे विकसित होता है, लेकिन जानवरों में देखिए उनका जो पूर्ण मस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, वो अल्प विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसलिए उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो मस्तिष्क में यह क्या है, ये शरीर का सबसे प्रमुख अंग होता है। शरीर का सबसे प्रमुख अंग कौन है, मस्तिष्क है। और यह जो मस्तिष्क होता है ये चारों तरफ से एक हड्डी द्वारा घिरा होता है, चारों तरफ से, और इस हड्डी को कहा जाता है क्रेनियम हड्डी। मस्तिष्क के चारों तरफ पाई जाने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, क्रेनियम हड्डी कहते हैं। और जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसमें ये मुख्य रूप से बना होता है किससे, न्यूरॉन से, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है मानव मस्तिष्क। और मानव के मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या होती है, तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितना, 12 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र, तो 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं किसमें, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, मानव, आप कभी सुनते होंगे कि मानव को जो मस्तिष्क है उसमें कभी कभी हो जाता है कैंसर। वो कारण है, देखिए कभी भी एक्सीडेंटल केस में ये होता है, कभी आपको एक्सीडेंटल में चोट लगती है तो कभी ब्लड थक्का बन जाता है। क्यों, क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है वो चारों तरफ से क्रेनियम हड्डी से है। अगर आप थोड़ा सा चोट मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तेज चोट मारते हैं तो आपकी जो क्रेनियम है अगर ये थोड़ा टूट भी जाती है, इसमें डैमेज हो जाता है, तो इसमें होता है सेंट्रोसोम, वो फिर से बना देगी। लेकिन अगर आप अधिक आघात करके सर पर चोट मारते हैं तो इसी मस्तिष्क में पाई जाती है एक लेयर, और उस लेयर या उस परत को कहा जाता है मेनिंजीज। मानव के मस्तिष्क में कौन सी परत पाई जाती है, मेनिंजीज परत पाई जाती है। अगर मेनिंजीज परत नष्ट हो गई तो दोबारा याद रखिएगा, अगर मेनिंजीज लेयर नष्ट हो जाती है तो फिर आपके ब्रेन पर सीधा चोट पहुंचती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है, जो सरकार है, यूपी जो उत्तर प्रदेश सरकार ये जागरूकता फैलाती है कि अगर आप ड्राइविंग करते समय आप हेलमेट लगाइए, अगर आप फोर व्हीलर में हैं तो आप सीट बेल्ट बांध के रखिए। एक्सीडेंटल केस में अगर आप सीट बेल्ट लगाए हैं, अगर नहीं लगाए हैं तो अचानक ब्रेक लगने पर आपका सर किसी वस्तु से टकरा कर उसमें आघात पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप सीट बेल्ट लगाए हैं तो बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनिंजीज लेयर अगर नष्ट हो गई तो ये दोबारा नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि मानव का मस्तिष्क जो होता है वो भैया 90% बना होता है न्यूरॉन कोशिकाओं से।
और इसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नहीं होता है। मानव के मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। हम आपसे कहे थे अगर आप एक्सीडेंटल केस में कभी आपको कोई चाकू मारता है तो अगर लीवर में, दाएं साइड में अगर कहीं चोट लगती है तो लीवर में चोट लगती है तो उसमें रीजनरेशन पावर है, पुनरुत्थान क्षमता होती है, फिर से बना लेता है। लेकिन अगर एक बार न्यूरॉन कोशिका मस्तिष्क की नष्ट हो गई एक्सीडेंटल केस में तो ये दोबारा कभी नहीं बनती, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। और कोशिका विभाजन होता हुआ किसके द्वारा? सेंट्रोसोम द्वारा। जंतु में सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन होता है। तो न्यूरॉन मानव मस्तिष्क बना होता है 90% न्यूरॉन कोशिकाओं से, और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। लेकिन अब 100% में 10% बचा। 10% में जो मानव का मस्तिष्क है वो बना होता है माइक्रो या फिर न्यूरोगिलियल सेल। न्यूरोगिलियल सेल बोलते हैं आपका, ये 10%, और इसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम। तो कभी कभी जब कोशिकाओं का अनियमित विभाजन होता है तो उससे बोलते हैं कैंसर। तो अब देखिए 10% होता है न्यूरोगिलियल सेल। अगर एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, कभी कभी जो 10% होता है यही आगे चल करके मानव में मस्तिष्क में एक होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज या ब्रेन का कैंसर जिसको बोल देते हैं, और यही आगे चल करके ये कैंसर बनाने का काम करता है। ये कैंसर बनाने के लिए उत्तरदायी यही है। 90% में तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो 10% होता है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन करके फिर से एक नई कोशिका, जैसे समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 बनना चाहिए, कभी कभी 3 बन जाती है, तो उसको बनाने वाला यही सेंट्रोसोम ही होता है, याद रखिएगा। तो मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। चारों तरफ पाई जाने वाली हड्डी को क्रेनियम हड्डी बोलते हैं आपका। उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी। मानव मस्तिष्क किससे बना होता है? न्यूरॉन कोशिकाओं से 90%। और मस्तिष्क में पाई जाने वाली परत को क्या बोलते हैं? मेनिंजियल परत बोलते हैं। तो बोला है के प्रमुख भागों, तो यह मानव का जो मस्तिष्क होता है इसके मुख्य होते हैं 3 भाग। इसके 3 भाग होते हैं। पहला नंबर होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क भैया बोलते हैं बायोलॉजिकल भाषा में प्रोसेनसिफेरॉन, दूसरे को बोलते हैं मीसेन, मध्य को बोलते हैं मीसेनसिफेरॉन, और थर्ड को बोलते हैं पश्च को बोलते हैं रोम्बेनसिफेरॉन। ये 3 भाग होते हैं इसके, अग्र मध्य पश्च। तो प्रमुख भागों और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। एक आरेख बनाते हैं, उसको आप समझिएगा। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो बात करते हैं मस्तिष्क के प्रमुख भागों के नाम। आपसे बताया गया मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भाग होता है, जिसके अंतर्गत फिर से 2 भाग आते हैं। इस अग्र मस्तिष्क को फिर से बांटा जाता है 2 भागों में। एक प्रम मस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। प्रम मस्तिष्क की बात करें आपका, तो ये अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो प्रम मस्तिष्क सेरिब्रम है, क्योंकि हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, सोचना, समझना, इसके अलावा किसी चीज को जानने की इच्छा होना, याददाश्त, अगर किसी भी व्यक्ति का सेरिब्रम जितना विकसित है उन्हें वो चीजें, एक बार पढ़ी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। बचपन में जब हम लोग यूकेजी फर्स्ट में थे तो एक ही चीज बार बार बताई जाती थी, फिर भी हम लोग भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय मस्तिष्क ठीक ढंग से विकसित नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे जितना आप रिवीजन करते हैं, जितना चीजें आप बार बार दोहराते हैं, वो सब दोहराना और दिमाग में संचित होना, यह सब मस्तिष्क के ऊपर होता है। ठीक है, तो बोलना, लिखना, पढ़ना,
सोचना, समझना, स्मृति, याददाश्त, ये सब भैया इन सब क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? प्रमस्तिष्क का होता है। इसलिए प्रमस्तिष्क या शहरी ग्रंथ बोलते हैं बुद्धि का केंद्र। बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र कौन गया? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम बोलते हैं। दूसरा है डायहेन्सिफेरम। डायहेन्सिफेरम भी अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसके भी दो भाग हैं, एक थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस की बात करते हैं तो थैलेमस होता है, ये मुख्य रूप से बाहर जितने भी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती हैं, सब पर नियंत्रण थैलेमस का होता है। जैसे कोई वस्तु कितनी गर्म है, जब तक स्पर्श नहीं करेंगे नहीं पता लगेगा। कोई वस्तु कितनी ठंडी है, जब तक स्पर्श नहीं करेंगे नहीं पता लगेगा। तो बाहरी जितनी बाहर चीजें होती हैं, बाहरी वस्तु का अनुभव या नियंत्रण और इसके द्वारा होता है थैलेमस। ठंडा, गर्म, कोई पीटना, पीटना भी दो तरीके से होता है। जब आपको स्पर्श करता है तो पता लग जाता है कि बाहर से स्पर्श कर रहा है। कोई हल्की सी चिकोटी काट लिया तब भी बताता है, थैलेमस से बताएगा। लेकिन अगर आपको तेज कोई पीटता है तो तुरंत पता लग जाता है। अगर बाहर वाली चीजें जितना होती है सब थैलेमस बताता है। एक अंदर वाली बात करते हैं, थैलेमस में क्या करता है? बाहरी वस्तु का अनुभव या नियंत्रण करता है। जैसे ठंडा, गर्म, पीटना, किसी वस्तु का आकर्षण, कोई वस्तु काटना, ये सब बताता है, बाहरी चीजों का अनुभव कराता है कौन? थैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो याद होगा ग्रंथियों में एक मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा गया था। उसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा गया था क्योंकि वो सभी प्रकार के हार्मोन्स के स्रावों पर नियंत्रण करती है। इसके मास्टर ग्रंथि थी पीयूष ग्रंथि। लेकिन मास्टर ग्रंथि किसे बोलते थे? हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण अपना रखती है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि ये क्या करता है? शरीर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का, आंतरिक शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस को। भूख बाहर से लगेगी नहीं, भूख अंदर से लगती है। जब शरीर की क्रियाओं में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो है भूख, प्यास। जब शारीरिक क्रियाओं में जल की कमी हो जाती है तो उसी को बोलते हैं प्यास। तो भूख अंदर से लगती है, प्यास अंदर से। प्रेम बाहर से दिखावा वाला नहीं होता, प्रेम अंदर से होता है। तो प्रेम ये आंतरिक मतलब हाइपोथैलेमस। आपको व्यवहार कैसे है? बाहर से नहीं, आंतरिक व्यवहार कैसा है इसका नाम हाइपोथैलेमस। गुस्सा होते हैं तो बाहर से गुस्सा दिखाई देता है लेकिन होते अंदर से हैं, तो गुस्सा हो गया हाइपोथैलेमस। दोस्ती अंदर से होती है, बाहर दिखावे से नहीं होती। और दुश्मनी तो वैसे भी अंदर से होती है। बाकी समझदार हैं। तो ये सब चीज क्रियाओं का, आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण हाइपोथैलेमस, बाहरी क्रियाओं का नियंत्रण थैलेमस करता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ठंडे और गर्म का अनुभव मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो थैलेमस। भूख प्यास की क्रियाओं पर नियंत्रण किसका? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच का जो भाग होता है उसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसके भी दो भाग हैं, एक सेरिब्रम क्वाड्रिगियाना ऐसी बोलते हैं कार्पोरा, और दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम क्वाड्रिगियाना या कार्पोरा, ठीक है। ये कभी कभी होता है जैसे हम लाखों की भीड़ हो, लेकिन अगर हमारे सदस्य परिवार के कोई दिख जाते हैं तो तुरंत आई कांटेक्ट होती है, तुरंत पता लग जाता है, बता देता है आपका सेरिब्रम कार्पोरा क्वाड्रिगियाना कि हमारे सदस्य हमारे घर के हैं। और तो दृष्टि शक्ति और आप क्या सुन रहे हैं, आपको क्या बोल रहा है, आप जो सुनने की जो शक्ति होती है, ये सब क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है? सेरिब्रम क्वाड्रिगियाना या कार्पोरा। तो देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम क्वाड्रिगियाना या कार्पोरा। देखना और सुनना इस शक्ति का अनुभव कौन? सेरिब्रम क्वाड्रिगियाना या कार्पोरा। दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क का दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। देखिए सेरिब्रम पेंडिकल, पेंड करना भी होता है, ऐड करना जोड़ना। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का जो काम है वो सेरिब्रम पेंडिकल का काम होता है। ठीक है, तो बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम, बाहरी वस्तु अनुभव ठंडे का अनुभव थैलेमस, आंतरिक शारीरिक क्रियाओं का अनुभव और भूख और प्यास का अनुभव या नियंत्रण कौन? हाइपोथैलेमस। देखने और सुनने की शक्ति सेरिब्रम क्वाड्रिगियाना या कार्पोरा। मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ना सेरिब्रम पेंडिकल का कार्य है। आगे चलते हैं, अब मस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिब्रम
ये शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है या शारीरिक संतुलन। जैसे आप देखते होंगे कभी कुछ लोग होते हैं जो शराब पी लेते हैं, तो शराब पीने पर आप देखते होंगे शराब पीने पर मुख्य रूप से उनका जो होता है वो थैलमस काम नहीं करता है। कोई भी शराबी है अगर वो शराब पी लिया है तो उसका थैलमस काम नहीं करता है। तो अब देखते होंगे शराबी को फिर चाहे आप कितना पी उसे पता नहीं लगेगा, लेकिन जब सुबह के समय रात में जब थोड़ा डाउन होगा तो क्या होगा, थैलमस जब उसका एक्टिव होगा और जब शरीर में जब शुरू में तो जब किया है तो उस समय क्या होता है, आप चाहे जितना पीजिए उसके शरीर पर कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा, लेकिन सुबह के समय जब उतर जाती है तो क्या होता है, फिर ये थैलमस ये पूछता है इससे सेरिब्रम से कि मारा कौन था। अगर आपका सेरिब्रम ठीक ढंग से काम किया है, अगर विकसित है तो तुरंत बताएगा कि ये व्यक्ति ने आपके साथ गलत काम किया था। तो अगर चलते इसमें अनुमस्तिष्क बात करते हैं तो याद रखिएगा ये शारीरिक संतुलन बनाते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चों में देखिए शरीर में आप उनको इधर उधर भागते रहते हैं, शारीरिक संतुलन नहीं बना रहता है, तो शारीरिक संतुलन का काम बनाने का काम अनुमस्तिष्क करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो लोग शराब पी भी लेते हैं देखते हैं कि पैर इधर रखेंगे तो पैर उधर जाता है, ये क्या होता है अनुमस्तिष्क का। तो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। जैविक क्रिया मतलब शरीर के अंदर जो हो रही है, जैसे पाचन, श्वसन, हृदय स्पंदन, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो ये रहा आपका, इसको ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा कोई क्वेश्चन हो गया और अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ग्रंथ क्या है, यानी दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ग्रंथ क्या है। हमने आपसे कहा था ग्रंथ होता है दशम और इसका तत्व होता है गांठ। तो शरीर में जिन जिन स्थानों पर ग्रंथ या गांठ पाई जाती है उससे एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है। तो शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो किसी रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण करके उसे स्रावित करती है उसे बोला जाता है ग्रंथि। और यह ग्रंथि मानव शरीर में होती है मुख्य रूप से, मुख्यतः होती है कितनी, दो। एक होती है वायस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दो हैं, वायस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। वायस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वायस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है उसे बोलते हैं एंजाइम, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है हार्मोन्स। अब सुनिएगा, एंजाइम जो होते हैं आप देखते होंगे, जैसे अनाशय से निकला था जठररस, अब उस जठररस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम थे, सिंथाल, रिंथाल, जठरालेज थे, इमाइलेज थे। लाल ग्रंथियों से लाल निकली, ठीक है। यकृत से निकला पित्तरस, ये सब है आपके रासायनिक पदार्थ, ठीक है, एंजाइम है। तो एंजाइम जो होते हैं अगर ये ब्लड के संपर्क में आ गए, अगर ये ब्लड के संपर्क में आ गए तो समझ लीजिए ये तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए अब अगर जैसे आप मान लीजिए कभी घूमती करते हैं, पलटी करते हैं, तो उस समय होता क्या है, आप देखते होंगे लाल ग्रंथियों से निकलती है लाल, तो लाल कभी पलटी होती है, घूमती होती है, तो उसके साथ कभी ब्लड बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा एंजाइम जो होते हैं ये हमेशा अगर ये ब्लड के संपर्क में आ गए तो ब्लड के संपर्क में आ गए तो तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए होता क्या है, इनको एक नली दी गई है, अर्थात जो एंजाइम का श्रावण होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो ये नली के माध्यम से जाते हैं, अर्थात ये नलिका युक्त होते हैं। नलिका युक्त कौन है, वायस्रावी ग्रंथियां होती हैं, और वायस्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं एंजाइम। एंजाइम ब्लड के संपर्क में आने पे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको नली दी गई है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो होते हैं ये इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान
एक कोशिका से दूसरे अपने लक्ष्य कोशिका तक पहुंचने के लिए इन्हें नली की आवश्यकता नहीं होती है। भैया किसके माध्यम से, ये ब्लड के ही माध्यम से शरीर की लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें नली न होने के कारण इनको बोला जाता है नलिका रहित या नलिका विहीन। नलिका विहीन ग्रंथि कौन, अंतःस्रावी। नलिका युक्त वायस्रावी एंजाइम किससे निकलते हैं, वायस्रावी से, हार्मोन से निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है। तो आगे इसमें कहा था कि दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताइए। तो ऐसी नलिका विहीन ग्रंथि जिससे हार्मोन्स का स्रावन होता है इसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसी नलिका युक्त ग्रंथि जिससे एंजाइम स्रावित होता है उसे बोलते हैं वायस्रावी ग्रंथि। और या कभी कभी इसके अलावा भी एक होती है जिसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्सड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। और मानव के शरीर में केवल एक इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसमें वायस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। और केवल शरीर में इकलौती है और कौन है, अग्रनाभ। तो बात करते हैं किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। पहली ग्रंथि आपकी है थायराइड। थायराइड की बात करें तो ये सबसे बड़ी मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो पाई जाती है गले में अंग्रेजी के एच आकार की होती है। यहाँ पे जहां पे एडम सिपल होता है इसके पास में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में एच आकार की, अंग्रेजी के एच आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इस अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। और इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स में अधिक मात्रा में जो जिसकी उपस्थिति होती है उसे बोलते हैं आयोडीन। बहुत सारे ऐड भी आते हैं कि कहा जाता है कि अपने भोजन में आप जी उचित मात्रा में आयोडीन का इस्तेमाल करिए। अगर आयोडीन का उपयोग आप अच्छी नहीं करते हैं, कम मात्रा में अगर लगातार करते हैं, तो होता क्या है, जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ करके कालर के रूप में बाहर की तरफ लटक जाता है और उसे फिर कहा जाता है। तो आयोडीन की जो कमी होती है तो जो रोग होता है उसे बोलते हैं घींघा। ऐसी घींघा को बोलते हैं ग्वाइटर रोग कहा जाता है, जिसे आप आयोडीन के इस्तेमाल से सही कर सकते हैं। तो यह रहा आपका, अगर शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम बनता है तो उसको बोलते हैं अल्पस्रावण, जिसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। अगर अधिक मात्रा में बनता है तो उसको बोलते हैं अतिस्रावण, इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। कभी कभी घर में खाना खत्म हो जाता है तो कहते नहीं बहुत हाइपर हैं, मतलब क्रोधित हैं, तो हाइपर माने ज्यादा, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी बाल्यावस्था में होती है तो होता क्या है, बच्चे का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। जो बच्चा होता है वो छोटी प्रजाति बौना ही रह जाता है और इस तरह के बच्चे हमेशा पूरी तरह से मूर्ख होते हैं। इसलिए उस रोग को कहा जाता है जड़मानवता, या इसे बोलते हैं क्रिटनिज्म। तो यह क्रिटनिज्म बच्चों में बाल्यावस्था में पाया जाता है। अगर वयस्कावस्था में इसकी कमी होती है तो होता क्या है, व्यक्ति का विकास ठीक ढंग से आगे नहीं होगा, अंगुलियों का जो अग्र सिरा होता है वो मोटा हो जाता है, इसके अलावा त्वचा खुरदरी हो जाती है, ठीक है। यह सब इसमें लक्षण होते हैं। अगर ऐसा किसी लक्षण किसी व्यक्ति में मिलता है तो उसको बोलते हैं मिक्सीडिमा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, यह सब होता है। तो वयस्कावस्था में मिक्सीडिमा रोग, बाल्यावस्था में जड़मानवता या क्रिटनिज्म। अब ये रहा भैया अल्पस्रावण। अतिस्रावण की बात करें, हाइपर सिक्रीशन। अतिस्रावण में क्या होता है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है तो इसमें होता है, देखिए मनुष्य की जो आंख होती है जहां पाई जाती है इसको बोलते हैं नेत्र कोटर। तो क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर अधिक निकलता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जाकर के
यहाँ नेत्र कोटर के पास में यहाँ पे इकट्ठा होने वाला लगता है। जैसे दादी लोग में देखिए तो यहाँ क्या होते हैं, ये जो त्वचा होती है थोड़ा नीचे की तरफ लटकी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता होने का इकट्ठा हो जाता है। तो उस रोग को बोलते हैं नेत्र सेंधी रोग। अधिकता से नेत्र सेंधी रोग होता है, ठीक है। और आंख इसे ऐसी लगती है कि बाहर निकली हुई है और डरावनी भी आंख लगती है, तो इसे बोलते हैं नेत्र सेंधी रोग। ये रहा पहला नंबर, पैराथायराइड। और एक होती है थाइमस अधिवृक्क पीयूष ग्रंथि। तो दो ही ग्रंथि के बारे में बताया है, तो इसको समझ लीजिए आप। पैराथायराइड ग्रंथि ये दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो थायराइड के पास में पाई जाती है। और इसमें दो पाली होती है, दो पालियां होती हैं, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ। लेकिन इसे अगर भाग पूछता है तो टोटल 4 भाग होते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं, उसी के नाम से है पैराथार्मोन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स होता है आपका, ठीक है। ये आपका, और ये मुख्य रूप से जो पैराथार्मोन हार्मोन्स होते हैं, ये मुख्य रूप से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस इनका नियंत्रण करते हैं। थाइमस ग्रंथि ये फेफड़े और हृदय के बीच में पाई जाती है, जिससे निकलने वाले हार्मोन्स को कहा जाता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स मुख्य रूप से लिम्फोसाइट के उत्पादन का कार्य करती है। अधिवृक्क ग्रंथि आपसे बताया था, वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली एक टोपीनुमा ग्रंथि को बोलते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। और इससे निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं, देखिए इसमें भी दो भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है जिसको कार्टेक्स बोलते हैं, कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स भाग से निकलता है कार्टिसोन हार्मोन। और आंतरिक जो भाग होता है ये बाहरी भाग है, और जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। और आंतरिक भाग को कहा जाता है मेडुला से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन्स, जो दुख, भय, चिंता, क्रोध, शारीरिक तनाव हर एक क्रियाओं में ये स्रावित होकर के शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है। जैसे हम लोग संकट पड़ता है तो हनुमान जी को याद करते हैं, उसी प्रकार ये भी संकट से बचाने का कार्य करता है। इसलिए एड्रिनलिन हार्मोन्स को कहा जाता है संकट मोचन हार्मोन, लड़ो एवं मुड़ो हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, ये इसके अदर नाम होते हैं। और लास्ट नंबर रहा आपका पीयूष ग्रंथि, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, और इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। यह मस्तिष्क में विजय पाई जाती है, मटर के दाने जैसी होती है, आकृति की होती है। देखने में तो छोटी है, लेकिन सबसे ज्यादा हार्मोन्स निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, और हर एक ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रखती है। इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के नाम लिख देते हैं। जैसे होता है आपका एक ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एक होता है BPH बेसोप्रोसिन हार्मोन्स, LH लैक्टिन हार्मोन्स जो फीमेल में मुख्य रूप से दूध का निर्माण करता है। यह रहा आपका, एक होता है हो गया आपका एडिनोकार्टिको, और एक होता है आपका GH हार्मोन्स, जिसको बोला जाता है STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। GH को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर पीयूष ग्रंथि के कोई कार्य पूछता है तो पीयूष ग्रंथि ही क्या करती है, ये मुख्य रूप से वृद्धि और विकास में मुख्य रूप से सहायक होती है। ये याद रखिएगा आपका। तो ये रहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो सेकंड अध्याय भी ये समाप्ति की ओर रहा आपका। अभी भी आपको जिस चीज में आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप जाइए केवीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट पे जाइए, आप वहां पे आप प्लेलिस्ट में देखिए, हर एक
हमारे स्टाफ द्वारा पढ़ाए गए हर एक अध्याय हैं, अध्याय से आप उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अभी भी जो आपसे पीछे रह गए हैं, आप केबीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट पर जाइए, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों में इसे आप शेयर करिए। और फिर इसके बाद मिलते हैं एक छोटे से अध्याय के बाद मिलेंगे आपका। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपने आप पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।